चलिए नमस्कार बच्चों, हम लोग रेजोनेंस का डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो रेजोनेंस को डिफाइन कर लिया था, रेजोनेंस कहाँ होगा ये डिस्कस कर लिया था, कंजुगेशन की कंडीशन जहाँ मिलेगी वहाँ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी की बात होगी। ठीक है, तो उसको पहचानना भी सीख लिया था भाई, कंजुगेशन कहाँ है, तो ये सारी कंडीशन उन्होंने डिस्कस किया था एग्जाम्पल्स के साथ। तो हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हम लोग का डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए थे, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ आपका क्या था CH2 प्लस, और आइडिया क्या दिया था कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो टूटती है या अट्रैक्टेड होती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका हेट्रोलिटिक क्लेवे दिखाया था, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन किया था। भाई इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो आपका CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट आता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बात तो ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट भी दिखा दिया, पॉजिटिव चार्ज भी इधर उधर चला गया। ठीक है, लेकिन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये रेजोनेंस के फीचर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी लिखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। या पहले हम लोग जनरल पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर दोबारा इस पे आते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, कुछ बिना समझे हुए भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे पॉइंट्स को एक एक करके समझा जाएगा। तो जो थ्योरी पोर्शन है उसको पहले कवर कर लेते हैं। तो लिखिए फीचर्स ऑफ रेजोनेंस। फीचर्स ऑफ रेजोनेंस, पहला पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग या इसको हम लोग ने कैनोनिकल या इसको कंट्रीब्यूटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स काल्पनिक स्ट्रक्चर्स है, समझ में आ रही बात। ठीक है, ये हम लोगों ने इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए हैं चीज़ों के। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट, रेजोनेंस हाइब्रिड बनता कैसे है, इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक और पॉइंट है कि भाई जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना स्टेबल होता है वो इस रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना अपना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो स्टेबिलिटी एक इशू होगा कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे पता चलती है, तो उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट पहले लिखते चलते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स contribute towards resonance hybrid. Resonating structures contribute towards resonance hybrid in proportion to their stability. जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितना स्टेबल होता है वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन टू देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, जो जितना स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कि भाई, अच्छा चौथा पॉइंट क्या लिखा जाए, बस इतना समझिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डबल हेडेड एरो से सेपरेट किया जाता है। इक्विलिब्रियम का साइन नहीं दिया जाता है क्योंकि ये आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर आपने प्रपोज किया है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो। तो ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हुआ है, लिखने वाली बात है नहीं है कुछ खास।
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो, ठीक है, तो ऐसे ही सेपरेट किया जाएगा। चौथा पॉइंट एक ये हो जाएगा कि जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है, रेजोनेंस में हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनका मूवमेंट दिखाते हैं मॉलिक्यूल में कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? कौन नहीं मूव करता है? एटम्स अपनी पोजीशन नहीं बदलते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ते हम लोग। समझ में आ रही बात कि सिग्मा एटम्स इधर, जैसे यहां से हाइड्रोजन उठ के कहीं और जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कार्बन हाइड्रोजन का पहला बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब कि पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं करेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, जिसको हम लोग पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो पोजीशन ऑफ एटम ऑब्लिक न्यूक्लियाई, एक ही बात है, न्यूक्लियाई डू नॉट चेंज इन द resonating structures। अभी अगेन इसके स्पेसिफिक एग्जांपल करके समझा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि एटम इधर उधर नहीं जाएगा, कौन जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ये अपने स्थान बदलेंगे, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये होता है कि चौथा पॉइंट क्या हो गया? पोजीशन ऑफ एटम और न्यूक्लियाई डू नॉट चेंज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है? हाँ, फिफ्थ पॉइंट एक इंपॉर्टेंट क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स must have same number of shared pair plus unshared pair of electrons। शेयर्ड पेयर प्लस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। शेयर्ड पेयर मतलब क्या होता है? बॉन्ड, ठीक है। जैसे इन दोनों की शेयरिंग हो रही तो बॉन्ड बना है, तो इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। और लोन पेयर आप समझ ही रहे हैं। तो अगर इन दोनों को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं तो इनके शेयर्ड पेयर प्लस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहां तो दिख ही रहा है इक्वल, लेकिन इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल करके इसको भी समझा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल पॉइंट तो बहुत क्लियर है। शेयर्ड पेयर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स और अनशेयर्ड पेयर मतलब लोन पेयर। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम इससे पहचानते हैं कि भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है, तो ये भी एक तरीका होता है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट्स हम लोग के सभी हो गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, अगेन देखिए ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये हम लोग खाली कॉपी और पेन पे बनाते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे कोई कहे कि भाई वेरी लो टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे हम लोग क्या इनको आइसोलेट कर सकते हैं? नहीं। जब इमेजिनरी है तो टेम्परेचर लो करके इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इनको मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है, ठीक है। और तो इसके लिए एक टर्म आता है ब्लेंड ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे एनसीईआरटी में आएगा ब्लेंड ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ब्लेंड मतलब मिला जुला के बनाना। तो ब्लेंड ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपनी स्टेबिलिटी के अनुसार रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। डबल हेडेड एरो से सेपरेट किया जाएगा, पोजीशन ऑफ एटम नहीं चेंज किया जाएगा और शेयर्ड पेयर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल इस एग्जांपल पे आते हैं। तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था आपको। अब रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करिए तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका ये है कि सिग्मा बॉन्ड या जो बॉन्ड का मूवमेंट नहीं हो रहा है उसको एज इट इज आप बना दीजिए। तो हमको दिख रहा है कि भाई सिग्मा बॉन्ड तो कोई तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो जितने सिग्मा बॉन्ड है उसको हमने बना दिया, ठीक है। जो स्केलेटन होता है उसको हमने बना दिया, तो ये एज इट इज हो गया। अब इसमें देखिए यहां आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है और यहां पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है। जैसे आप इसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इसको ए बोल दीजिए, बी बोल दीजिए, ये सी बोल दीजिए। यहां भी आप ए, बी और सी बोल दिया।
तो यहाँ ए और बी के बीच पाई बॉन्ड दिख रहा है और वहां नहीं दिख रहा है। इसमें भी यहाँ देखिए, यहाँ नहीं दिख रहा है पाई बॉन्ड, यहाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हमको दिखाना पड़ेगा पार्शियल डबल बॉन्ड। समझ में आ रही बात? न तो पूरा पूरा ये बॉन्ड है और न तो एब्सेंट भी है। ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है, दूसरे में नहीं है, इसका मतलब पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो उसको दिखाने का तरीका यही होता है, ये पार्शियल डॉट डॉट से दिखा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हम बना क्या रहे हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको अगर हम थर्ड बोल दें तो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। और देखिए चार्जेस भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहां आप देखिए तो ए वाले कार्बन पे यहां कोई चार्ज नहीं है, जबकि यहां पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इस कार्बन पे जितनी बार पॉजिटिव चार्ज आया है उसको आप जोड़ लीजिए। तो फिलहाल हमको क्या दिख रहा है, एक ही बार पॉजिटिव चार्ज आया उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो +1 का चार्ज आया और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका चार्ज हो गया। यहाँ आपका +1, अच्छा यहाँ कोई चार्ज आया नहीं। सी वाले कार्बन पे देखिए, सी वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, वहाँ 0 कोई चार्ज नहीं है। तो +1 और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हो गए। यानी इस कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जहां जहां चार्ज आया है उसको जोड़ लीजिए, अपॉन नीचे क्या लिखा है आपने, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहने का मतलब एवरेज चार्ज आपने ले लिया है। अच्छा, एक बात और समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ फर्स्ट और सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनकी कुछ खास बात भी है। फर्स्ट एंड सेकंड आर, इनको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिमिलर या आइडेंटिकल बोला जाता है, या उससे एक बेटर टर्म इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट, फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों ही क्या करेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे। ये भी 50% कैरेक्टर इसमें भेजेगा और वो भी 50% कैरेक्टर इसमें भेजेगा। दे कंट्रीब्यूट इक्वली टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, एंड दे कंट्रीब्यूट इक्वली टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, दे कंट्रीब्यूट इक्वली टुवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसे। ठीक है, सेम नहीं बोला जाता, फर्स्ट और सेकंड सेम नहीं है, इस बात को समझिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है, लेकिन सेम नहीं। क्यों? क्योंकि आइडिया ये है कि यहाँ देखिए ए और बी के बीच यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, जबकि ए और बी के बीच वहां क्या है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। और दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया, तो हमको यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड और यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड। देखिए चार्जेस हम एग्जैक्टली एवरेज इसीलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, इक्विवेलेंट है, एक जैसे 50-50% कंट्रीब्यूशन। +1/2 आपने कर दिया। जहां ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे वहां आप ये एवरेज चार्ज नहीं दिखा पाएंगे, वहां आपको डेल्टा प्लस लिखना पड़ेगा, या डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस जो भी चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है इसलिए आपने एवरेज चार्ज रिप्रेजेंट किया है। अच्छा देखिए, इक्विवेलेंट होने का मतलब ये भी समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड। इसको अगर अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। अल्फा और बीटा बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है कार्बन कार्बन की। तो यहां होना क्या चाहिए, अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा, बॉन्ड लेंथ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वही यहां भी आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, 50-50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग आगे भी और बात करेंगे। अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की बात कर दी कि सिग्मा बॉन्ड या जो कॉमन बॉन्ड्स है उनको एज इट इज बना दीजिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का तो मूवमेंट हो नहीं रहा, तो वो कॉमन बॉन्ड हो गया। जो यहाँ है वही यहाँ है, तो उसको एज इट इज बना दिया, और जो बॉन्ड्स का मूवमेंट हो रहा है उसको पार्शियल डबल बॉन्ड के रूप में हमने दिखाया। ठीक है, चलिए ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब अगला पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा कि रेजोनेंस से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। क्यों स्टेबिलिटी आती है? क्योंकि रेजोनेंस से आप बेसिकली करते क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पॉजिटिव, देखिए आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या है, इस स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या है कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, साइडवेज ओवरलैप से आपने बॉन्ड बनाया है, तो साइडवेज ओवरलैप तो बहुत मजबूत होता नहीं। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से टूट सकती है।
तो आसानी से टूट सकती है, तो कोई आएगा तो रिएक्शन भी कर जाएगा आसानी से, ठीक है। तो रिएक्शन कर जाएगा मतलब ये अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से टूट सकती है, इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। कोई आएगा यहाँ रिएक्शन करने तो यहाँ क्या करेगा, आसानी से रिएक्शन कर सकता है। लेकिन अब रेजोनेंस से आपने क्या किया कि एक बार पाई बॉन्ड यहां दिख रहा है, दूसरी बार पाई बॉन्ड यहां चला गया, तो इसका मतलब डीलोकलाइज हो गया, एक जगह लोकलाइज नहीं है। तो अगर आप लोकलाइज है तो आप अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज है मतलब अनस्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज आपने क्या किया, डीलोकलाइज किया, यहां भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और उसमें यहां भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा प्लस यहां हो गया, या +1/2 यहां हो गया, +1/2। तो आपने चार्ज को क्या कर दिया, फैला दिया, मॉलिक्यूल पे चार्ज फैल गया, या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। समझ में आ रही बात। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इन सबको मॉलिक्यूल पे फैला देते हैं, समझ में आ रही बात, तो इससे क्या हो जाता है, लोकलाइजेशन की टेंडेंसी खत्म होने लगती है और लोकलाइज सिस्टम हमेशा अनस्टेबल होता है। लोकलाइज पाई बॉन्ड अनस्टेबल होगा, लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा या रिएक्टिव होगा। समझ में आ रही बात। तो डीलोकलाइजेशन इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहां एक स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड अपने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस बात को लिखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड is more stable than the most stable resonating structure. Most stable resonating structure. Most stable resonating structure and the difference in energy between most stable resonating structure and resonance hybrid is called as resonance energy. ठीक है। तो यहाँ दो आइडिया हमने दिया कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ जो ये वाला एग्जांपल जो इससे पहले हम लोगों ने लिया, वहाँ फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, तो उनमें तो कोई अंतर नहीं था। लेकिन अगर इक्विवेलेंट नहीं होते, कोई ज्यादा स्टेबल होता है, कोई कम स्टेबल होता, तो जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। अब इस पॉइंट को हम 2-3 एग्जांपल से पहले समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई आराम से चीजों को सुनते चलिए, ठीक है। समझने के लिए अभी बहुत क्लास लगेगा, इन सबको धीरे धीरे करके समझा जाएगा। जैसे हमने आपको क्या बताया, पिछले एग्जाम्पल की बात किया जाए। पिछले एग्जाम्पल में जो 3 स्ट्रक्चर बनाया, फर्स्ट, सेकंड एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रिलेटिव एनर्जी की बात करें, रिलेटिव एनर्जी, तो रिलेटिव एनर्जी में फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। अब जो थर्ड एक्चुअल स्ट्रक्चर है,
रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इसके लिए हमने क्या बोला कि भाई रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये जो डिफरेंस है वही क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी। अगर मान लीजिए हम आर ई से इसको इंडिकेट कर दें, ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये रेजोनेंस एनर्जी हो गया। अब इसको बना लीजिए, जल्दी से बनाते चलिए। अब यहां समझने की कोशिश करिए कि सिंपल सी बात है, ये एनर्जी का गैप है, ये गैप जितना बड़ा होगा, ठीक है, ये गैप अगर बढ़ा दिया और हमने बढ़ा दिया तो इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कहां आएगी, और नीचे आ जाएगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी जितनी नीचे होगी मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी हमने यहां बनाया, रेजोनेंस एनर्जी अगर यहां बनाते तो ये गैप और बढ़ जाता, तो इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड और भी स्टेबल हो जाता है, एनर्जी लेवल उसका और नीचे चला आता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो डायरेक्ट बोला जाए कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का मतलब डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब दो पॉइंट और लिखते हैं जो हम लोग अगेन आगे समझेंगे कि भाई रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल या रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन और कौन से फैक्टर्स होंगे जिन पे रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड करेगी, हम लोग के लिए क्या प्रैक्टिकल पॉइंट्स होंगे। तो यहां एक पॉइंट होगा कि भाई रेजोनेंस एनर्जी, या इसको यहां लिखें कि रेजोनेंस एनर्जी कब ज्यादा होगा ये कैसे पता चलेगा। ग्राफ से तो आप सर समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कि भाई, ये तो एक्चुअल वैल्यू वाली बात हो गई, हम लोग कैसे जानेंगे कि भाई कब रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी कब ज्यादा होगी, तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना किससे रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि रेजोनेंस एनर्जी में पहला पॉइंट होगा कि मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। ये ऐसे प्रोपोर्शनलिटी कर दे, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, more will be resonance energy, more will be resonance energy, ठीक है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा, ठीक है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। तो ये एक पॉइंट आपके लिए रहेगा क्वेश्चन करने के लिए। दूसरा पॉइंट रहेगा कि जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो जितने बढ़िया बनाएंगे उतना ही ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। अब बढ़िया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब उसके लिए पॉइंट हम लोग को डिस्कस करने पड़ेंगे कि भाई बढ़िया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब कहेंगे, कब खराब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। better is the resonating structure, better is the resonating structure, more will be resonance energy, more will be resonance energy, बेटर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो ये बात अगर मान लीजिए दूसरे सेंस में बात किया जाए तो ये क्वालिटी की बात होगी। क्वालिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर अच्छे होंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये क्वांटिटी की बात होगी, जितना ज्यादा क्वांटिटी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे उतना बढ़िया। अच्छा, इन दोनों में अगर बात करें कौन ज्यादा डोमिनेटिंग पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग पॉइंट होना चाहिए,
कि अगर मान लीजिए कहीं नंबर ज़्यादा है और कहीं क्वालिटी बढ़िया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तब क्वालिटी डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो इस पे अगेन हम लोग यहाँ टिक बस लगा ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ इस स्पेसिफिक पॉइंट को लिखेंगे कि भाई क्वालिटी हमेशा बढ़िया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे वो भी एक अच्छी बात होगी। भाई बस लिखते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स मिलेंगे सबके। चलिए अब हम लोग फिर से रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं। तो हम लोग का जो दूसरा एग्जाम्पल था उसका डिस्कशन करते हैं, CH और यहाँ हम लोग का क्या था, O-। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हमने आपको बनाया था और कहा था कि भाई पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड दूर टूट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच आप बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए। तो आपका CH2- CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हो गए। एक बात हमको समझ में आ रही है कि दोनों इक्विवेलेंट तो नहीं है, एक जैसे तो नहीं दिख रहे। ठीक है, ये अलग दिख रहा है, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो अलग दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बात आई कि भाई दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों की स्टेबिलिटी भी अलग अलग होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी के पॉइंट हम लोगों ने नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बता सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, यहाँ एक जनरल पॉइंट क्या है कि भाई निगेटिव चार्ज को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो गया एक तरीके से, कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अगर है, भाई नेगेटिव चार्ज है तो अनस्टेबल है, लेकिन जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों में नेगेटिव चार्ज है, तो ज्यादा बढ़िया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज बेटर, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कभी भी बढ़िया नहीं होता है, वो अनस्टेबल सिस्टम हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो फिलहाल खाली बस लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बाद में जब हम लोग पूरे पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे, आप रिवाइज करेंगे तो इन पॉइंट्स को दोबारा लिख लीजिएगा। अभी खाली दिमाग में बैठाइए। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, व्हाई फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, बताइए। तो निगेटिव चार्ज के बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे हो तो बढ़िया है। अच्छा, कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होने लगते हैं कि सर निगेटिव चार्ज है, आप इंडक्टिव इफेक्ट में बोले थे कि O पे माइनस चार्ज होता है तो बड़ा अनस्टेबल होता है, उसका वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इफेक्ट होता है। आप ऑर्डर भी लिखवाए हैं, समझ में आ रही बात। लेकिन जब आप भाई यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, निगेटिव चार्ज आना अच्छी बात थोड़ी ना, दोनों ही अनस्टेबल सिस्टम है। लेकिन जब कंपैरिजन हो रहा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई निगेटिव चार्ज अगर रखे ही हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ठीक है, ऑक्सीजन पे ठीक है, इन कंपैरिजन टू कार्बन। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सेकंड। यानी रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, फर्स्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। फर्स्ट का 70% कैरेक्टर आएगा किसमें, मतलब एक रफ नंबर दे रहे हैं, 70% कैरेक्टर भेजेगा किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड में, वो 30% भेजेगा। क्यों, क्योंकि कम स्टेबल। फिलहाल रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका CH2, ठीक है, कॉमन बॉन्ड्स को एज इट इज बना दिया। अब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, वहाँ क्या है, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड दिख रहा है, वहाँ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्ड। चार्जेस की बात किया जाए तो यहाँ निगेटिव चार्ज हमको दिख रहा है, ठीक है, सिंगल निगेटिव। तो क्या -1/2 किया जाए, यहाँ 0 चार्ज, यहाँ -1, तो -1 का चार्ज और टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, एवरेज नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ डेल्टा माइनस लिख देंगे, और ऑक्सीजन पे यहाँ निगेटिव, वहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ भी डेल्टा माइनस लिख देंगे। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाया दोनों जगह, और यहाँ डेल्टा माइनस, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ठीक है, ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब अगर रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन किया जाए, फिर से जरा आइए, रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी डिफाइन करने का तरीका क्या हो गया कि फर्स्ट, अच्छा स्टेबिलिटी वाइज जरा लिखा जाए, ये आपकी रिलेटिव एनर्जी हो गई, रिलेटिव एनर्जी।
ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी दिख रही है? सबसे अनस्टेबल हमको सेकंड दिख रहा है। ठीक है, सेकंड दिख रहा है क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। उससे ठीक है आपका क्या है? फर्स्ट है। और बाय डेफिनेशन रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल इवन देन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, और कारण उसका क्या था? डीलोकलाइजेशन कारण था। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड हर जगह है, जबकि यहाँ लोकलाइज डबल बॉन्ड दिख रहा है। समझ में आ रही बात? तो रेजोनेंस हाइब्रिड थ्योरेटिकली हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, इवन देन द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये आपका थर्ड हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड का गैप हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए डेफिनेशन बढ़िया से याद रखिएगा। मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड से गैप, रेजोनेंस एनर्जी होता है नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एवरेज एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी होती है, ये भी गलत हो गया। समझ में आ रही बात? तो कई तरीके से डिफाइन करके गलत ऑप्शंस बनाए जाते हैं। तो ये आप मेरे ख्याल से समझ गए ग्राफ से। चलिए एक एग्जांपल से और इसको समझाएं। जो तीसरा एग्जांपल हम लोग का था, उसी एग्जांपल की बात करेंगे जो जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ने अभी तक सीखे हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो हमने बताया था डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर, तो पाई बॉन्ड किधर टूटता है? अवे फ्रॉम द लोन पेयर। ये नहीं कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ टूटेगा, सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच लेगा उधर, टूट जाएगा, नहीं। कंजुगेशन किसके बीच है, कैसे बॉन्ड तोड़ना है, ये एक लाइन की बात हमने बताई थी कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज से दूर भागेगी, रिपल्शन का फैक्टर होगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लोन पेयर है, तो पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल के बीच बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ क्या हो गया? CH2, यहाँ माइनस, यहाँ आपका क्या हो गया? CH। बॉन्ड फॉर्मेशन, एक बॉन्ड तो पहले से था, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और हमने बोला था चार्ज का क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अभी से मान लीजिए, अब से जब भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो एक चीज जरूर चेक करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बैठाना तो सही बात नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये बात तो बहुत सही नहीं लग रही है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप उसका ऑक्टेट कंप्लीट रखेंगे। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आगे चल के हम लोग क्या लिखे जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन हैव पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइडेड इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो जरा चेक किया जाए कि इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज तो रखा है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके। तो देखा जाए ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, चेक करने का तरीका बता रहे हैं। किस ग्रुप का है? 16 ग्रुप का है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। सिंगल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हो गए। जितना ये बॉन्ड बनाएगा उतने इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर लिया जाएगा। तो फिर से आउटर मोस्ट में 6, पॉजिटिव चार्ज 5 और 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का फायदा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। समझ में आ रही बात? यहाँ कार्बन का भी आप चेक कर सकते हैं। क्या कार्बन का यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है? जरा चेक किया जाए। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने? 14 ग्रुप का है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज, अच्छा यहाँ लोन पेयर हमने दिखाया तो ये नहीं, दो ऐड कर लेंगे। नेगेटिव चार्ज तो सिंगल नेगेटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन किसी का इसने एक्स्ट्रा लिया है, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट में 4 हो गया। नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, सिंगल नेगेटिव चार्ज मतलब 5 हो गया। और बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से, मतलब 5 + 3 8। तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऑक्टेट जरूर से चेक करेंगे। और स्टेटमेंट क्या बोला हमने, लिखिएगा नहीं इस स्टेटमेंट को अभी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन हैव पॉजिटिव चार्ज ओनली व्हेन इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो जरूर से चेक कर लेंगे, ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज भी रख दिए हैं और ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ सिंपल सी बात करिए कि फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं।
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट दिख गया, लोन पेयर का मूवमेंट दिख गया। समझ मेरी बात? ये लोन पेयर क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब उसका मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी की बात किया जाए। अगेन स्टेबिलिटी का इश्यू परेशान कर रहा है, क्यों? क्योंकि सर स्टेबिलिटी के पॉइंट्स लिख पाए नहीं है, बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी हमको बताइए कि जो हम बता रहे हैं उसके आधार पर बताइए कि भाई ये तो न्यूट्रल है और वो चार्ज स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें कहीं चार्ज दिख रहा है आपको? कहीं चार्ज नहीं है, और इसमें प्लस वहां है माइनस वहां है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? न्यूट्रल होगा कि ज्यादा स्टेबल चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये भी स्टेबिलिटी का एक पॉइंट होगा कि भाई न्यूट्रल इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू चार्ज वन। ठीक है, चार्ज का आना तो भाई स्टेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया नहीं, तो स्टेबिलिटी में फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड बिकॉज फर्स्ट इज न्यूट्रल। ठीक है, अब रेजोनेंस हाइब्रिड की बात किया जाए तो CH यहां क्या हो गया, OH हो गया। अब यहां भी देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब चार्जेस देखिए, यहां कोई चार्ज नहीं है, वहां पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हम लोग डेल्टा प्लस लिखेंगे क्योंकि एवरेज लेने का यहां कोई मतलब नहीं है। तो यहां चार्ज देखा जाए तो यहां कोई चार्ज नहीं है और वहां निगेटिव चार्ज, यहां डेल्टा माइनस चार्ज। ठीक है, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। मेरे ख्याल से 3 एग्जांपल सफिशिएंट है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड कहीं भी आप लोग बना लेंगे, अब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की खाली चिंता करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना आ गया। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, वाई? बिकॉज फर्स्ट इज न्यूट्रल, सेकंड इज चार्ज वन, और चार्ज आने से अनस्टेबिलिटी होती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब अगेन लॉजिक आता है कि सर जब चार्ज आ रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, तो रेजोनेंस ही क्यों हो रहा है? ठीक है, तो वो अलग कंसेप्ट से हमने समझाया कि भाई रेजोनेंस होने का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर का मूवमेंट। यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, और जब भी पाई बॉन्ड, ठीक है, या लोन पेयर अपना मूवमेंट करते हैं तो डीलोकलाइज होते हैं, और डीलोकलाइजेशन से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। बॉन्ड लेंथ यहाँ का डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रही बात? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो इससे स्टेबिलिटी आएगी, पाई बॉन्ड का मूवमेंट होगा इससे स्टेबिलिटी आएगी, लोन पेयर का मूवमेंट होगा इससे स्टेबिलिटी आ रही है। तो डीलोकलाइजेशन से तो स्टेबिलिटी आएगी, तो इस टाइप से नहीं सोचेंगे। इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, उसके लिए हमने लॉजिक बताया। और रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल इवन देन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जरा इसको डिफाइन किया जाए हम लोग। तो रिलेटिव एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी सबसे अनस्टेबल तो हमारा सेकंड दिख रहा है, एनर्जी में सबसे ज्यादा मतलब सबसे अनस्टेबल, और हमारा थर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड है, और यही गैप क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। ठीक है, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां ये बताया था कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को चेक करेंगे। ठीक है, फिर से यहां बता दें कैसे चेक किया हमने। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। पॉजिटिव चार्ज 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, 5 हो गया, और 3 बॉन्ड मतलब 5 + 3 8 हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट है, तब पॉजिटिव चार्ज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते जिसमें ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। चलिए फिलहाल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना और सीखा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द resonating structures of given compounds. Draw the resonating structures of given compounds. Draw the resonating structures of given compounds. ठीक है, जैसे हमने आपको अभी इसको लिखेगा नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ आपको क्या बताया, OH बताया, और आपको क्या बताया, एक बार फिर से इसको याद किया जाए। आपने इसको इधर तोड़ लिया था, यहाँ क्या गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच बॉन्ड बना दिया। तो आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाया, CH OH
यहाँ एक और बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज नहीं भूल जाना है, पॉजिटिव चार्ज भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या गड़बड़ है इसमें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होता है और 3 बॉन्ड बना दिया तो 6 3 9 हो गया, और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन तो कर नहीं सकता, तो ये गड़बड़ स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ऑक्सीजन 9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में नहीं रख सकता। समझ में आ रही बात, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपको यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा तब सही होगा। और पॉजिटिव चार्ज कैसे है ये भी आपको बताया हमने, ठीक है। जैसे इसी सिस्टम में अगर मान लीजिए हम CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH O माइनस, ठीक है। जरा इन दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। ठीक है, तो पहले सबसे पहले काम करेंगे भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना, खूब ढेर सारे एग्जांपल्स में प्रैक्टिस कर लिया जाए, तब दोबारा हम लोग बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी के पॉइंट्स की, फिर फर्दर डिटेल किया जाएगा। फिलहाल तो सबसे जरूरी काम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखना। जैसे इस एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, इसको हम यहां बनाए फिर से, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ O माइनस हो गया। ठीक है, अब यहां समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कहां से शुरुआत किया जाए। आप यहां से शुरू करिए, निगेटिव चार्ज है तो यहीं से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात सोचिए कि डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर टूटेगी तो ये आपको यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। देखते हैं, तो आपका CH2 CH, यहाँ CH माइनस, और क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, हमने इसको इन दोनों को पहले दिमाग में बैठाया, इसको अवे तोड़ दिया, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ आपने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो दोनों न्यूट्रल हो गए। और फिर आप इधर सोचिए, इधर दिमाग लगाइए कि ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है, नेगेटिव। अब इधर नहीं बढ़ जाना है कि सर यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर कंजुगेशन, आप इधर जाएंगे तो फिर से यही बन जाएगा। समझ में आ रही बात? आप एक बार इस निगेटिव चार्ज को लेके चल रहे हैं तो आप इधर चलिए एक बार, देखिए कहाँ तक जा सकते हैं। तो डबल बॉन्ड और यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर से डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर टूटेगी, अवे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए। तो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाया, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। These are 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब कोई कहे सर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लिया जाए, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो CH2 CH CH और यहाँ CH और यहाँ ऑक्सीजन। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आया जरा देखा जाए। यहाँ तुमको दिख रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जहाँ जहाँ आया हो वहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। और देखिए यहाँ डबल बॉन्ड दिख ही रहा है, तो यहाँ आपने डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐड कर दिया। समझ में आई बात? और यहाँ सिंगल बॉन्ड और वहाँ क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो हर जगह दिख रहा है। चार्जेस की बात किया जाए तो चार्जेस मेरे ख्याल से यहाँ आपको निगेटिव चार्ज, यहाँ डेल्टा माइनस, और कहाँ डेल्टा माइनस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस आया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाद इस कार्बन पे डेल्टा माइनस आया है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे दिक्कत हो तो आप नंबरिंग कर लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 5 हो गया। ऐसे करके समझ सकते हैं कि भाई 1 पे निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है, एक जगह है। 2 पे निगेटिव चार्ज, 2 पे निगेटिव चार्ज कहीं नहीं आया है। समझ में आ रही बात? तो ये आपका क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया।
रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या क्या हो सकता है भाई, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ये तो बात समझ में आया, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लिया हमने। ठीक है, और क्या बात हो सकती है भाई, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ डिलोकलाइज हुआ, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में निगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, डिलोकलाइज हुआ है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और 2 बार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हुआ है। समझ में आ रही बात। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जहां भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है वहां नीचे एक लाइन छोड़ दीजिएगा और स्टेबिलिटी लिख लीजिएगा। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्टेबिलिटी अभी डिस्कस की जा सकती है, लेकिन नहीं, उसके पॉइंट्स लिखेंगे उसके बाद ही स्टेबिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आप एक लाइन छोड़ देंगे तो जब डिस्कशन हो जाएगा दोबारा पन्ना पलटेंगे तो आप इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी लिख के एक लाइन बस छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड की स्टेबिलिटी भी हमको कंपेयर करनी पड़ेगी, ये भी एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी हम लोग खाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में फोकस किया जाए। यहाँ आपका OH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर से वही बात। ठीक है, आप यहाँ से शुरू करिए जहाँ से सुविधा हो, बाकी आप कहीं से भी शुरू करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ से भी शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से करेंगे तो थोड़ी सुविधा होगी अभी। अच्छा नहीं, स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से ये नहीं था, स्ट्रक्चर ये है, पिछला स्ट्रक्चर हमें याद नहीं आ रहा क्या बनाया है। ठीक है, पिछला स्ट्रक्चर अगर कुछ इसको ठीक है, पिछला स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से जो भी रहा हो ये स्ट्रक्चर कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए पिछला स्ट्रक्चर ये था, अगर ये था तो इसमें समस्या क्या है, ये पाई बॉन्ड इसके लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में नहीं है, ये पाई बॉन्ड इसके लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में नहीं है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर रहा आप इस स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। अब यहां देखिए कैसे बनाया जाए इसको, यहां डबल बॉन्ड है और यहां क्या है, लोन पेयर है। डबल बॉन्ड को आप पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लोन पेयर से दूर तोड़िए, ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव और इसके बीच आप बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। कोई नई बात हम लोग नहीं सीख रहे हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ H हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ क्या छूट गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज छूट गया। पॉजिटिव चार्ज नहीं छोड़ना है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो आपका चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। एक तो ये लॉजिक हुआ, दूसरा भाई आप इसको ऑक्टेट ठीक है वायलेशन नहीं कर सकते। अब देखा जाए आगे बढ़ा जाए, अगेन दिमाग में आता है सर ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड इधर बढ़ा जाए क्या, नहीं आप इधर नहीं बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो आप दोबारा यहीं आ गए। समझ मेरी बात, आप इधर बढ़िए, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज से दूर तोड़ा जाए। दूर तोड़ा जाए मतलब ये दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन है तो इसको तोड़ा तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। समझ मेरी बात, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, OH हो गया, यहाँ आपका डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ आपका निगेटिव चार्ज हो गया, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए। एक बार अपने से लिख के प्रैक्टिस करिएगा, बाकी रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना ले जाएंगे, उसमें समस्या नहीं है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है सबको?
चलिए अच्छा, हम ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इसी के आधार पे आप ये तीनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के ले आएंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद और इस टाइप के जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उसको हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, आप आसानी से बना ले जाएंगे। ये दोनों आप समझिएगा, और कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। जितना बताया उसी से आपका काम चल जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसी से बनेंगे, ठीक है। कोई नई बात यहां नहीं डिस्कस होने जा रही है। तो देखा जाए, ये आपका O- हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी होता है, इसको फिनॉक्साइड आयन बोला जाता है, फिनॉक्साइड आयन। दिस इज फिनॉक्साइड आयन, नाम याद रखिएगा, फिनॉक्साइड आयन। अब यहां फिर से देखिए, ठीक है। पहले बनाना सीख लीजिए, उसके बाद तमाम तरीके के जो विचार आते हैं, सर ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वो बात एक तरफ रखिएगा। जैसे बताया जा रहा है पहले उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहां देखिए हमने क्या देखा कि यहां डबल बॉन्ड है और बगल में क्या है, निगेटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद द निगेटिव चार्ज या लोन पेयर, जो भी कही। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूटेगी किससे, अवे टूटेगी। इधर क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों ये इधर टूट रहा है, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज का क्या होगा, रिपल्शन होगा, लोन पेयर का रिपल्शन होगा। समझ में आ रही बात। तो पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद द निगेटिव चार्ज, इसको दूर तोड़ दिया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव के बीच, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। अब इसको आगे बढ़ाया जाए, ये निगेटिव चार्ज और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर टूटेगी। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए फिर से, ये निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, तो इसको हम, अच्छा अंदर से भी दिखाइए बाहर से दिखाए, उससे कोई फर्क नहीं, हमने ऐसे तोड़ दिया। यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। फिर से वही बात, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये निगेटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिव चार्ज से दूर भागेगी, मतलब निगेटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो ये आपका O- हो गया, ठीक है। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 5 इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, फिर से एक बार बता दें। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। देखिए फिर से समझने की कोशिश करिएगा, बेंजीन आने से परेशान नहीं होना है कि बेंजीन आ गया सर कैसे सोचा जाए। आप इसको हटा दीजिए, सिस्टम तो आप कर ही चुके हो। O- CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ही बनाया था ना, O- याद करिए, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH O-। तो इसके लिए आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो वही चीज हमने किया है, कोई नई बात नहीं है। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या कर दिया कि भाई ये निगेटिव चार्ज यहाँ आया, तो इस निगेटिव चार्ज को आगे भी डबल बॉन्ड दिख गया, ये इधर टूट गया, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर आपने यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। इस टाइप से आप डिलोकलाइज कर ले गए। अच्छा, यहाँ 2-3 चीज और समझा जाए कि जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट की बात किया था कि सर इंडक्टिव इफेक्ट तो 2 प्रकार का होता है। अच्छा, एक लाइन सबके लिए छोड़ना है क्या, स्टेबिलिटी वाला पॉइंट जो हमने बताया है। समझ में आ रही बात, ठीक है। स्टेबिलिटी वाला एक लाइन छोड़े रहिएगा, बाद में स्टेबिलिटी लिखा जाएगा कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होने जा रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट कि फर्स्ट और फिफ्थ तो सर हमको सेम लग रहा है, फर्स्ट और फिफ्थ सेम है,
नहीं, फर्स्ट और फिफ्थ एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है। इसको अंतर करने का तरीका क्या होगा कि आप यहाँ नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि डबल बॉन्ड इसमें यहाँ है, जबकि यहाँ क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड है और इसमें क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। इस तरीके से आप कहेंगे कि फर्स्ट एंड फिफ्थ रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या है, अलग अलग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये सिमिलर है, ये सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, सॉरी मतलब सेम स्ट्रक्चर्स नहीं है, दे आर सिमिलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फिफ्थ आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इनको ना माना जाए भाई, इनको अलग अलग ना माना जाए, ऐसा बात नहीं है। फर्स्ट एंड फिफ्थ आर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात किया जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड तो हम लोग बना सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको हर जगह दिखेगा, तो आप इस टाइप से डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह दिखा सकते हैं। इवन ऑक्सीजन के बीच भी आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख जाएगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। बाकी चार्जेस की बात करें तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट क्लियर हो गया? दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अच्छा, और इसी एग्जांपल पे अगर और हम डिस्कस करें आपसे कि जैसे मान लीजिए ये जो निगेटिव चार्ज आया है, ये निगेटिव चार्ज यहां था, ठीक है, अभी यहां चला गया, यहां चला गया और यहां चला गया। अच्छा, ये पोजीशंस की अगर बात किया जाए तो आपको पता है कि इसको आप ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ये आप मेटा पोजीशन बोलते हैं, और ये पैरा पोजीशन बोलते हैं। ये पहले डिफाइन किया था, विथ रिस्पेक्ट टू एन अटैच ग्रुप ऑन द बेंजीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस आर डिफाइंड। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो निगेटिव चार्ज इसमें दिख रहा है, बाकी निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है, बेंजीन में कहाँ कहाँ निगेटिव चार्ज गया, तो क्या ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज आया? तो हाँ, आप बोलेंगे कि सेकंड में सर निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे है, फोर्थ में निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे है। क्या पैरा पे निगेटिव चार्ज आया? हाँ, पैरा पे भी निगेटिव चार्ज आपको दिखेगा, थर्ड में पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज। क्या मेटा पे निगेटिव चार्ज आया? नहीं, मेटा पे कहीं भी निगेटिव चार्ज आपको नहीं दिखेगा। देखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड में भी डेल्टा माइनस चार्ज मेटा पे नहीं आया है। तो यानी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या हुआ इस बात का कि निगेटिव चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ गई? ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे गई, सॉरी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे गई, मेटा पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, वहां चार्ज नहीं गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इफेक्ट्स की अगर बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड या निगेटिव चार्ज डेंसिटी is delocalized at ortho and para positions. इलेक्ट्रॉन क्लाउड या निगेटिव चार्ज डेंसिटी इज डिलोकलाइज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ में आ रही बात? कौन सी निगेटिव चार्ज डेंसिटी? ये जो भेजा है। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करिए, ये जो निगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, देखिए फिलहाल देखिए, इसने अपना लोन पेयर, इसने अपना निगेटिव चार्ज भेजा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज बेसिकली कहां से आया है? इसने अपना जो निगेटिव चार्ज है ये भेजा है किसकी तरफ? बेंजीन रिंग की तरफ। तो यानी इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजी किसकी तरफ? बेंजीन की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो गया। जैसे आपने पढ़ा था कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भेजने का इफेक्ट होता है। उसी प्रकार से रेजोनेंस की अगर बात करें तो रेजोनेंस को भी दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट भी नाम दिया जाता है। मीजोमेरिक इफेक्ट is of two types, प्लस आर इफेक्ट, या इसको हम लोग प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं,
और माइनस आर इफेक्ट या इसको माइनस एम इफेक्ट भी कहते हैं। तो फिर से प्लस आर इफेक्ट क्या होगा, जैसे प्लस आई में आपने पढ़ा प्लस आई इलेक्ट्रॉन भेजने का इफेक्ट होता है, उसी प्रकार से प्लस आर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड भेजने का इफेक्ट होता है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आप प्लस आर लगा रहे हैं मतलब आप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप अपना निगेटिव चार्ज, आप अपना लोन पेयर किसी को दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना निगेटिव चार्ज किसी को दे रहे हैं, अपना लोन पेयर किसी को दे रहे हैं, मतलब आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहे हैं, मतलब आप कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट। और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। तो अब रेजोनेंस को इस टाइप में भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि भाई प्लस आर है कि माइनस आर। तो अगर सिंपल सवाल पूछें कि यहाँ O माइनस बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है। देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर, मतलब ये नेगेटिव चार्ज गया कहाँ, बेंजीन पे गया, तो मतलब नेगेटिव चार्ज जाने का मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने भेजी, यानी O माइनस इज एक्सर्टिंग अ प्लस आर इफेक्ट ऑन द बेंजीन रिंग। अच्छा फिर से देखिए यहाँ दो चीजें, जैसे आपने प्लस आई माइनस आई में पढ़ा था कि कोई प्लस आई लगा रहा है तो दूसरा माइनस आई लगा रहा है, ये बात समझ में आ रही है ना। जैसे आपने कहा था कि ए और बी में बात करें कि बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ डेल्टा माइनस यहाँ डेल्टा प्लस, तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ये माइनस आई लगा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये कौन सा लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है। तो यहाँ भी वही बात है, अगर ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है तो बेंजीन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आर लगा रहा है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, वो कहेगा कि हम तो खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, O माइनस बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ फिर से इन सभी बातों का कंक्लूजन क्या है, जरा कंक्लूड किया जाए फिर से। O माइनस बेंजीन पे आपने अटैच किया, O माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बेंजीन पे गई ये हमने आपको समझाया, ठीक है। कहां कहां गई, ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज गई, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे ये आपको समझ में आ गया, समझ में आ रही बात। उसके अलावा कि O माइनस का इफेक्ट बेंजीन पे पड़ा क्या, तो इसके लिए हम आपको समझाया कि रेजोनेंस इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। तो O माइनस का बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट पड़ा, प्लस आर, और प्लस आर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर भेजना, यही क्या है, प्लस आर इफेक्ट होता है। समझ में आ रही बात। बाकी और इसमें एक क्वेश्चन बचा क्या है, ठीक है, बार बार हम बोलेंगे, स्टेबिलिटी लिख के एक पॉइंट छोड़ दीजिएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में आपस में स्टेबिलिटी का क्या कोरिलेशन होगा, ठीक है। डिस्कस करने को भी अभी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन नहीं, सारे पॉइंट्स लिखने के बाद डिस्कस करना ज्यादा सही होगा। एक एग्जाम्पल और हम बना रहे हैं, और बाकी अभी इस एग्जाम्पल को देख के बाकी जो 3-4 एग्जाम्पल बचे हुए हैं उसको आप घर से प्रैक्टिस करेंगे, देखा जाए। अच्छा पहली बात तो ये है कि जैसे अगर ऐसे लिखा रहे, ठीक है, सिर्फ ये लिखा रहे, तो आप ये नहीं भूल जाएंगे कि सर यहाँ तो कंजुगेशन ही नहीं है, डबल बॉन्ड इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है, दिखा ही नहीं, समझे। तो हमने बनाया नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर लोन पेयर नहीं, वो तो आपका काम है, समझ में आ रही बात। तो ये नहीं कि सर डबल बॉन्ड और यहाँ अरे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर है यहाँ। कैसे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होता है, 16 ग्रुप का, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, तो क्या हो गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर है, इसके पास 2-2 लोन पेयर है। तो हम लोग को जरूरत अभी एक ही लोन पेयर की है, ठीक है। मान लीजिए हमने दोनों लोन पेयर दिखाया, और फिर से जरा समझा जाए कि डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है, लोन पेयर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर टूटेगी, अवे फ्रॉम द लोन पेयर। और फिर से जैसे ही बेंजीन आता है वैसे ही गड़बड़ हो जाता है आप लोग से कि भाई डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बॉन्ड इधर तोड़ दिया जाए, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ठीक है, यहां निगेटिव चार्ज आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज और इस लोन पेयर के बीच बॉन्ड बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। या पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल के बीच हम बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो आपका चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। अब ये नहीं कि यहाँ छोड़ दीजिए,
ठीक है, यही गलती सबसे ज्यादा होती है, सर ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी लिखना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे तभी ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब फिर आगे बढ़ा जाए, यहां डबल बॉन्ड, अब इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसकी चिंता लास्ट में किया जाएगा। डबल बॉन्ड और यहां क्या है, निगेटिव चार्ज, ये इधर टूट गया, यहां निगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड और यहां क्या है, तो इसको इधर ब्रेक कर लिया, यहां निगेटिव चार्ज और यहां क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। भाई ये प्रैक्टिस से ही आएगा, अपने से प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपनी कमी समझेंगे कि कहाँ दिक्कत हो रही है, तभी वो सही होगा, खाली देखने से नहीं आएगा। यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड O। अब देखिए लास्ट वाले स्टेप में दिक्कत होती है लोगों को, यहाँ तक तो समझ में आता है। अब यहाँ फिर से ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर जो भी कहिए, इसका कंजुगेशन किसके साथ है, डबल बॉन्ड के साथ। अब स्ट्रेट लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे भी समझ में आना चाहिए। ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड है, यहाँ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन पाई बॉन्ड के साथ। तो पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, निगेटिव चार्ज से क्या होगा, दूर टूटेगा। अब दूर टूटने का मतलब क्या हुआ, फिर से समझिए, ऐसे टूटा, तो ऐसे टूटा तो इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था, समझ में आ रही बात। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन का था, तो इधर टूट गया। इसका मतलब क्या जाएगा, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और पहले से पॉजिटिव चार्ज था मतलब न्यूट्रल हो गया। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं। तो ये बॉन्ड इधर टूटा तो इसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए, एक सिंगल नेगेटिव, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन करिए, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन किया आपने, तो आपका बॉन्ड हो गया यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या हो गया, OH। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब जल्दी से हम इसको समराइज कर दें, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस किया जाएगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होगा तो आप ध्यान से देखेंगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह आया है। यहाँ आपको डेल्टा प्लस मिलेगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ठीक है, एक बार फिर से हम समझा दें, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, दूर टूटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल के बीच बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव पे है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है तो ठीक है। निगेटिव चार्ज को इधर आगे बढ़ाया हमने, ठीक है, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, फिर यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, फिर यहाँ थोड़ा एक बार फिर से सोचा, इसको हम फिर से एक बार बताएं इस स्टेप को। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड नहीं, इसको सुधारा जाए, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ हमने आपको क्या समझाया कि डबल बॉन्ड का कंजुगेशन निगेटिव चार्ज के साथ है, तो डबल बॉन्ड जब भी टूटता है, पाई बॉन्ड जब भी टूटता है, निगेटिव चार्ज से दूर टूटेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव निगेटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन करिए, यहाँ बॉन्ड भी बन गया और ये न्यूट्रल भी हो गए दोनों। ये कैसे न्यूट्रल हो गया, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन खुद का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, इधर टूट गया, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया पॉजिटिव निगेटिव, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। प्रैक्टिस करिएगा इसकी। अब दूसरी बात, अगर हम आपसे पूछे लास्ट पॉइंट कि यहां OH इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे भेज रहा है कि खींच रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है भेज रहा है। देखिए रेजोनेंस कराया तो इसका लोन पेयर जो है वो तो बेंजीन पे घूमने लगा, अपने ऊपर इसने कौन सा चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज, तो खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज देना कहीं, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन भेजने का इफेक्ट है, और इसको हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। यानी OH बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। कहाँ बढ़ा रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे बढ़ा रहा है। देखिए मेटा पोजिशन पे कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया होगा, समझ में आ रही बात। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद जितने स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं इस टाइप से 3-4 स्ट्रक्चर, उनको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि भाई आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखने में आसान लग रहा है, लेकिन लास्ट तक ये होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्टेबिलिटी वगैरह डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है,
जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने फिनॉल के बना दिए, फिनॉक्साइड आयन के बना दिए, बाकी 3-4 जो है उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। बस इतना ही आपका होमवर्क है, बाकी अभी फॉस्टर में कोई क्वेश्चन नहीं। फॉस्टर में इंडक्टिव इफेक्ट के मेरे ख्याल से सारे सवाल हो गए होंगे, उसके बाद थोड़ा सा 1-2 क्लास आप वेट करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।